नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर विथ अ सेल ऑफ 2.4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस एक बैटरी लगाया 2.4 वोल्ट का, जिसे आप ऊपर वाले को ड्राइवर सेल बोलते हो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया। मेंटेन्स अ पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस वायर ए बी रेजिस्टेंस वायर है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, टोटल लेंथ दे दिया वायर का, एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। इस वायर का आपको रेजिस्टेंस भी बता दिया 10 ओम। A standard cell which maintains a constant EMF of V volt with internal resistance 0.2 ohm gives a balance point at length 1.6 meter length of the wire। एक नीचे आपको दिख रहा है V वोल्ट, मतलब अननोन वैल्यू है EMF का, और इंटरनल बता दिया 0.2, और यह सेल इस वायर के 1.6 मीटर पे बैलेंस पॉइंट दे रहा है। मीन्स नीचे वाले सर्किट या इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं, और जब करंट नहीं होगा तो यह रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाएगा। दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज नीचे वाले भी के इक्वल होना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया अननोन वोल्टेज भी का वैल्यू। तो आप पोटेंशियोमीटर में जानते हैं कि लगभग 99% क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप बोलते हो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ना रहे, केवल ईएमएफ, तो पूरे को ईएमएफ ई मिल जाता, और लेंथ एल बोल लीजिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई ई बाई एल। लेकिन ई के साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज ई माइनस आई आर, तो पूरे वायर का भी वोल्टेज ई माइनस आई आर। तो इस बार जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ निकालते हैं तो वह वैल्यू हमेशा आता है ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो पहले तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का काम कर लीजिए, और उसे हम नीचे के पेज में देख लेते हैं। तो आपका टोटल वोल्टेज दे रखा है 2.4, इंटरनल दे रखा है 2 ओम, और लेंथ दे रखा था 2 मीटर। तो यहाँ से आप फाई निकाल लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई इक्वस टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई एल। ई इज 2.4 माइनस आई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले अब आई का काम देखिए कि कैसे होगा। यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम, पूरे वायर का रेजिस्टेंस बता रखा है 10 ओम। मीन्स इस बैटरी से यह 2 और 10 टोटल 12 है सीरीज में कनेक्टेड, और करंट आई इक्वस टू वी बाई आर। तो आप करंट वहाँ से निकाल लीजिए, यहीं पे डाल दे आई इक्वस टू वी बाई आर। वी आपका है 2.4, अब बाई रेजिस्टेंस था 12, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2.4 वोल्ट वाले सेल का 2 ओम दे रखा है, डिवाइडेड बाई लेंथ 2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 2.4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 आएगा, माइनस या 2/12 को आप 1/6 लिखिए, और नीचे वाला 2 को लिख लेते हैं इंटू 1/2। या 2.4 बाई 2 बिल करके 1.2, 6 माइनस 1 5/6। 6 से 1.2 को डिवाइड कीजिएगा, 12 रहता तो 6 से डिवाइड करते तो 2 टाइम्स, 1.2 है तो 0.2, और 0.2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया 1 वोल्ट पर मीटर का। बोलने का यह मतलब कि यदि इस वायर के अलोंग आप चलेंगे 1 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर में आपका 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर में 1 वोल्ट, तो 1.6 मीटर में 1.6 वोल्ट का ड्रॉप, और जितना वोल्टेज ऊपर उतना ही नीचे होना चाहिए नल पॉइंट के लिए। इसका मतलब है कि इस पोटेंशियोमीटर वाला का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो इस पोटेंशियोमीटर का ऑप्शन आप 4 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
Drift velocity of electron is directly proportional to temperature, voltage applied, length of conductor, area of cross section of the conductor. Drift velocity के लिए आप फॉर्मूला जानते हो कि VD इक्वल्स टू I बाई NEA, और I को यदि आप लिख लेते हैं V बाई R साथ में NEA, तो यहाँ से दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना होगा। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एस विथ टेम्परेचर T फॉर अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ मेटल के लिए बढ़ता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी मेटल का बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टिविटी घट रहा है, एक बढ़े और दूसरा घटे, उसे हम बोलते हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक देखने में चांद जैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 3 दिख रहा है। नेक्स्ट है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इंटर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी। एक प्रोटॉन और अल्फा दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किए हैं, और हम लोगों को मैग्नेटिज्म से पता है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ होता है सर्कुलर, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r आता है mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी qb/2πm, काइनेटिक एनर्जी r² q² b² डिवाइडेड बाई 2m। यह सब कुछ आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर आपसे केवल रेडियस का रेशियो पूछ लिया है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। ऊपर चले जहाँ पे हम लोगों का काम करने का स्पेस है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम ले लिया। आ जाइए यहाँ पे, रेडियस का फॉर्मूला आपके पास है r=mv/qb, और यहाँ पर m भी, दोनों का मोमेंटम सेम नहीं लिया, बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पहले तो आप मोमेंटम को काइनेटिक में कन्वर्ट करेंगे। mv को यदि मोमेंटम p बोल ले तो p का काइनेटिक से रिलेशन है p=√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो mv को आप लिख लीजिएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb। बोला कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम, तो हटाइए, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड तो हटाइए, 2 दोनों के लिए सेम रहेगा, मीन्स रेडियस प्रोपोर्शनल होगा √मास डिवाइडेड बाई चार्ज। मास डिवाइडेड बाई चार्ज का रेशियो ही आपका बताएगा रेडियाई का रेशियो। तो पहले प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन का मास m, चार्ज आप q ही रहने दीजिए। तो यदि आप r1/r2 लिखते हैं तो यह इक्वल होगा √1। यदि आपने बोला है प्रोटॉन का तो मास m, चार्ज q, और अगली बार जब R2 करेंगे तो चार्ज वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। इस बार चार्ज हम अल्फा का डालेंगे। अल्फा का चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, यदि आपने q बोला तो यह हो जाएगा 2q, और अल्फा का मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो प्रोटॉन का मास m बोला तो इसे 4m बोल लीजिए, q कैंसिल, √m से √m, और यह 4 रूट से बाहर आकर के 2/2 कैंसिल होकर के रेडियस का रेशियो 1:1 आ जाएगा। और 1:1 ऑप्शन आपका 1 में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 था या, और 12 का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। An electron is projected in a uniform magnetic field along the direction of field. The electron will experience. एक इलेक्ट्रॉन को आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, यही कुछ आपसे पूछ रहा है। तो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है
कि जब कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कीजिए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा रहेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड जिधर, आपने उधर ही इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हुआ वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में। V और B सेम डायरेक्शन, एंगल 0 डिग्री। आप अपोजिट प्रोजेक्ट करते तो एंगल 180 डिग्री, साइन 0 भी 0 और 180 भी 0। तो मैग्नेटिज्म से हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए या फिर अपोजिट, नेट फोर्स हमेशा ही 0 होगा। और यदि आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तब सर्कुलर पाथ, और यदि एक्यूट एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हेलिकल पाथ। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन का केस था, आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 वाला ऑप्शन नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएं 14 पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एज शोन इन फिगर एट पॉइंट ओ विल बी। मैग्नेटिज्म का सबसे फेमस क्वेश्चन, इस स्टेट के कारण यह पॉइंट सामने का और किसी भी कंडक्टर के आगे और पीछे दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यह पॉइंट इस कंडक्टर के लिए सामने का पॉइंट, इस कंडक्टर के लिए पीछे का, तो दोनों के कारण नेट 0। और इस सेमी सर्कल के लिए या सेंटर का, सेमी सर्कुलर के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4r। और ऑप्शन 2 आपका सही दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4r, क्वेश्चन नंबर 14 का। जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं। किसी भी आर्क के लिए जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला P ड्यू टू आर्क होता है टोटल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360। सेमी सर्कल जो अपने सेंटर पे एंगल बनाता है वह थीटा 180, तो 180 बाई 360 बाई में 2, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2, म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलें। An electron is shot into the uniform magnetic field normal to the direction of field। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है QB बाई 2πm, टाइम पीरियड 2πm बाई QB, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूला आता है QB बाई 2πm, Q चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और M चार्ज पार्टिकल। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, मीन्स वह कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। फ्रीक्वेंसी जो होगा इस केस का वह स्पीड से इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वन शुड कनेक्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यह हम लोग पढ़ाते हैं कि जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में लाना हो तो आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस डाल देते हो जिसे आप बोलते हो शंट रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। यही यदि गैल्वेनोमीटर से किसी को वोल्ट मीटर बनाना होता है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस डालते हैं। और कई बार हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, फिर गैल्वेनोमीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट 1 और 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज रेस्ट में रहे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे
दोनों ही केस में वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स नोन एज करंट एलिमेंट आईडीएल। आईडीएल को आप वेक्टर लेते हो जिसमें डीएल के ऊपर वेक्टर साइन देते हैं और पूरा आईडीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हुआ करता है। और करंट एलिमेंट के कारण हम लोग बायोट सेवर्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जिसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला वेक्टर डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो स्केलर सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट आईडीएल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन डूइंग लेजिक आई सर्जरी। लेजिक के लिए अल्ट्रा वायलेट यूज होता है। एनसीईआरटी में ईएम वेव्स का यूजेज दे रखा है और उसमें आप अल्ट्रा वायलेट सेक्शन में देखेंगे तो आपको यह दिख जाएगा कि लेजिक आई सर्जरी के लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज पी एक्स इक्वल्स टू दिस मच साइन दिस मच वाई प्लस इतना टी और कैपिटल टी मतलब टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आपका दे दिया है। साइन का जो कॉफिशिएंट है वह एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 2 × 10⁻⁻⁷। पी के साथ एक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। अंदर में जो लिखा रहता है इसे आप बोलते हो के एक्स या के वाई प्लस ओमेगा टी। तो के के साथ y का टर्म है और के के साथ जो टर्म आता है वह वेव का डायरेक्शन बताता है। मीन्स वेव आपका y में है, मैग्नेटिक फील्ड x में है। और ईएम वेव से हम लोग जानते हैं कि ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ईएम वेव हमेशा ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर और ई और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप बोलते हैं ई क्रॉस बी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के पैरेलल डायरेक्शन में ई और बी के परपेंडिकुलर और ई क्रॉस बी के पैरेलल हुआ करता है। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड यदि एक्स में है और वेव है वाई में तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड में जाना होगा क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन या तो आपका 3 हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि ई जेड यहीं पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड का। फेज में कहीं कोई चेंज नहीं होता है तो आपका अंदर का जो है वह यहाँ भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। अब रही बात की एम्पलीट्यूड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वही दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो इस ऑप्शन को भी आप खत्म कीजिए, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। खत्म करने का कारण आपको क्लियर होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ जो कि फिर मिट जाएगा कुछ देर के अंदर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रिलेशन ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट। कभी दोनों सेम नहीं होगा, ई नॉट जो होगा वह बी नॉट का सी गुना। तो ई नॉट जो होना चाहिए इस बी नॉट 2 × 10⁻⁷ का सी टाइम्स सी बोले तो 3 × 10⁸। अब जब इस वैल्यू में आप 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा और 10⁻⁷ है और एक 10⁸ तो 6 × 10 60 आ जाएगा। ऑप्शन ऐसे भी बिना कैलकुलेट किए दिख गया था कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका यह 19 था। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट जो है वह इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हुआ करता है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्योंकि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही हुआ करता है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड। जब कभी मेटल सरफेस पे आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिस चैप्टर का नाम आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दे रखा है एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 पे आ जाएं। An electron
and alpha and an electron, an alpha particle, a proton and deuteron have same kinetic energy. Which of these particles have shortest de Broglie wavelength? De Broglie wavelength का formula lambda equals to h by p, lambda equals to h by p. p होता है मोमेंटम, h सब के लिए सेम रहेगा, मीन्स लैम्डा मोमेंटम के इन्वर्सली होगा। और बोला है कि मोमेंटम सेम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक को आप लिखते हैं √2m/ke। काइनेटिक सबका सेम है, 2 सबके लिए सेम, इसका मतलब वेवलेंथ इनवर्सली होगा √m के, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हुआ करेगा। तो मास यदि आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास 10 के पावर -31 के ऑर्डर का, अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, प्रोटॉन का मास 10 का पावर -27। तो अभी तक इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा, अब प्रोटॉन का 4 गुना अल्फा है, तो सबसे ज़्यादा अभी तक अल्फा। और ड्यूटेरॉन होता है हाइड्रोजन का 2 टाइम्स, जबकि अल्फा है 4 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा मास आपका अल्फा का। और अभी आपने देखा कि वेवलेंथ जो है वह √मास के इनवर्सली होगा, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास नंबर 27 and 8। आपको न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिखता हूँ जो कि मिटने को ही तैयार है, R0 a⁻1/3, R0 कांस्टेंट, a मास नंबर। तो एक का मास नंबर 27 और एक का 8 है। जब 27 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 1/3 करेंगे तो यह वैल्यू, इसका पावर 1/3 3 और इसका पावर 1/3 2, 3/2 आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाएं। N0 be the original mass of the substance, half life 4 year, amount will left after 12 year। 4 साल हाफ लाइफ है और 12 का मतलब 3 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद N0 जो है आधा हो जाएगा, N0/2। एक और हाफ लाइफ दे दीजिए तो N0/2 उसका आधा, N0/4। और एक और हाफ लाइफ दे दीजिए तो N0/4 उसका आधा, N0/8 हो जाएगा। तो 12 ईयर के बाद कितना बचेगा, तो इनिशियल का 1/8 हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ है तो आप डायरेक्ट भी कर ले सकते हैं। इनिशियल का, इनिशियल यदि 1 था, 1/2 का पावर 3, इनिशियल यदि 1 है तो 1/8, N0 है तो N0/8। तो आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं कॉलम मैचिंग में। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इधर ABCD और इधर 1 2 3 4। यूरेनियम यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम ब्रेक होता है, तो यूरेनियम मीन्स A आपका 3 हो जाएगा, A3 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 1 2 3 तीनों में है, मीन्स ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम होता है स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। मॉडरेट वैल्यू मीन्स न बहुत हाई न बहुत लो, तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको मॉडरेट स्पीड तक लाने के लिए हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं। तो मॉडरेटर मीन्स बी के लिए 2 आएगा, बी के लिए 2 सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है, तो अब 1 डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रॉड। रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, तो आपका C का 1 हो जाएगा, C का 1 थर्ड में है, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कूलेंट का ऐसे काम होता है हीट को कोर से
रिएक्टर के कोर से टरबाइन को ट्रांसफर करना, तो आपका 25 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 26 में द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड। न्यूक्लियस का जो मास है वह उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मास मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम हुआ करता है, और जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो 26 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 912 एंगस्ट्रॉम। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी। जब हम लोग एटम्स में स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, तो वहाँ पर आपका आता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 का मिनिमम और मैक्सिमम याद रखिए। लाइमन के लिए मिनिमम 91 से 122 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट रहता है 365 से 656 नैनोमीटर, और अगला रहता है 820 से 1850 या 75, 1875 रहता है। आप इसे एक बार कंफर्म कर लेना एनसीईआरटी से। यह लाइमन के लिए है, यह बामर के लिए, यह पास्टन के लिए, यह लोएस्ट वैल्यू और यह मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख रहे हैं अभी आपसे पूछा है पास्टन का लोएस्ट, तो लोएस्ट आपको दिख रहा है 820 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 8200 नैनोमीटर, और 8200 नैनोमीटर 8200 नैनोमीटर नहीं, एंगस्ट्रॉम वाला ऑप्शन आपका 1 दिख रहा है जिसमें दे रखा है 8208। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू द मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज इज। लाइमन का मैक्सिमम टू द मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा वाला वेवलेंथ, मिनिमम मतलब कम वाला। जब भी आप ज़्यादा में कम से डिवाइड कीजिएगा वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। 1 से ग्रेटर में एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन 1, तो आपका यहाँ का ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह पहले से टिक लगा हुआ है 3 में, तो यह नहीं, आपका ऑप्शन 1 पे फोकस कीजिए। यह 1 से लेस, यह भी 1 से लेस और यह भी 1 से लेस, तो सब 1 से लेस है। तो जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ टू द मिनिमम, मैक्सिमम बाय मिनिमम हमेशा ग्रेटर देन 1, बिना कैलकुलेट किए हुए ऑप्शन आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कैलकुलेट यदि करे तो ऊपर अपने पास स्पेस है, वहाँ कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। पूछा था किस सीरीज का आपका, लाइमन का, लाइमन सीरीज। यहाँ पे है स्पेस। वेवलेंथ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इमिट होता है वह आप लिखते हैं 1/λ = RZ², 1/N1² माइनस 1/N2²। लाइमन सीरीज पहला है तो उसके लिए N1 का वैल्यू 1 से शुरू होता है, और यह जाते जाते इन्फिनिटी तक। जब भी आप लैम्डा को मिनिमम कीजिए तो लैम्डा मिनिमम के लिए आपका N1 का तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगा क्योंकि लाइमन है, और N2 जो रहता है वह रहेगा इन्फिनिटी। और यदि लैम्डा मैक्सिमम लेना हो तो आपका N1 तो लाइमन के लिए हमेशा 1,
और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए N2 1 के जस्ट बाद वाला 2 रहना चाहिए। आप मिनिमम के लिए यहाँ 1 पुट कर लीजिए। जब भी रेशियो लेना है तो यह RZ² कैंसिल हो जाएगा, 1/1 माइनस N2 इन्फिनिटी डालते ही यह खत्म हो जाएगा। तो 1/λ इक्वस टू 1, रेशियो में RZ² कैंसिल, तो लैम्डा इक्वस टू 1। और लैम्डा मैक्स के लिए यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4। और जब आप रेशियो ले लेंगे तो जो आपका ऑप्शन 4/3 दिख रहा था वह दिखना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर में, तो एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, सही बोल रहा है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट जाए, और रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज्ड रहता है, और एनर्जी चूंकि h न्यू है तो न्यू अनचेंज्ड, h कांस्टेंट, तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहा करेगा। तो एनर्जी इंक्रीजेज बोला है तो यह सही होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, तो यह आपका बी ऑप्शन दिख रहा है सही। फेज चेंजेज बाय 90 डिग्री, फेज चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी इंक्रीजेज, जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ता है, तो आपका बी भी सही है और डी भी सही है। ऐसा बी और डी वाला ऑप्शन 2 दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आप 2 टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड देन। जब भी आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिक्रीज होता है, बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज किया और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। यहाँ फॉरवर्ड के लिए काम किया है तो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस, डिक्रीजेज या फिर रिड्यूसेस, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यह भी कॉलम मैचिंग। फोटो डायोड का आप यूज करते हैं फोटो डिटेक्टर में, जेनर डायोड यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, लाइट इमिटिंग डायोड रिमोट कंट्रोल में, और ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, आप देखते होंगे टीवी वगैरह के रिमोट के आगे एक एलईडी लगा रहता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड का रिमोट कंट्रोल में यूज हो गया। ट्रांजिस्टर का 2 काम होता है, एक तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरफ बिहेव करता है, और दूसरा यही ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर जैसा भी बिहेव करता है। किसी भी वॉइस को, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर स्विचिंग मीन्स ऑन ऑफ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो फोटो डायोड के लिए फोटो डिटेक्टर ए का 4 है, 1 और 2 में मीन्स 3 4 तो ऐसे ही गया। जेनर हो गया वोल्टेज रेगुलेटर, तो बी के लिए 3 है केवल 2 में, तो आप ऑप्शन 2 टिक कर लीजिए, काम हो गया। बाकी आपको बता ही दिया कि एलईडी, रिमोट कंट्रोल और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ reference to electronic devices. A transistor is used as a rectifier. रेक्टिफायर के लिए आप डायोड यूज करते हो, ट्रांजिस्टर नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है। अ जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करने कांस्टेंट के लिए यूज होता है। अ नॉट गेट इज यूनिवर्सल गेट, आपका एंड और नॉट, इस 3 गेट को बेसिक गेट बोलते हैं, और यूनिवर्सल बोलते हैं एंड और नॉर को। इसने नॉट को बोल दिया यूनिवर्सल, जबकि नॉट है बेसिक गेट, तो यह गड़बड़ है। और ट्रांजिस्टर इज यूज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का अभी मैंने बताया कि स्विच की तरह भी यूज होता है और एम्पलीफायर भी। तो बी और डी वाला ऑप्शन नंबर आपका 2 दिख रहा है सही। नेक्स्ट फिर से कॉलम मैचिंग। IV कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है, और इधर आपका 4 ग्राफ दे रखा है, इधर 4 अलग अलग नाम दे रखा है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का एक सोलर सेल है,
सोलर सेल का ग्राफ हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि इसमें आपको अलग से बायसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो सोलर सेल के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला डी दिख रहा है। सोलर सेल यहाँ 1 था, तो डी के लिए 1। नीचे आ जाएं तो डी का 1 लास्ट में और फर्स्ट में। आगे आ जाएं तो सोलर सेल के बाद एलईडी है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इधर का वोल्टेज पॉजिटिव और इधर का वोल्टेज निगेटिव। तो आपका एलईडी 2 ए के लिए 2, ए के लिए 2, ए के लिए 2, 1 में दिख रहा है। तो हम लोग पहले 1 ऑप्शन टिक कर ले, फिर बाकी को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कहानी है। तो यह तो आपका हो गया था सोलर का हमेशा ही फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड साइड में वोल्टेज इधर है तो फॉरवर्ड बायस। इसके बाद जेनर डायोड रिवर्स बायस और फोटो भी रिवर्स बायस। जेनर भी रिवर्स और फोटो डायोड भी रिवर्स, दोनों रिवर्स का अंतर है कि यह जेनर के लिए है इस तरीके का कर्व, अब फोटो के लिए इस तरीके का कर्व होगा। जैसे जैसे यह करंट बढ़ता जाएगा, नीचे वाला का करंट ज़्यादा रिवर्स बायस में उसका इंटेंसिटी हाई होता जाएगा। यह सब ग्राफ आप देख चुके हो सेमीकंडक्टर सेक्शन में। तो आपका ऑप्शन यह 1 था इसका। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं, बोल रहा है चूज द आउटपुट गेट। इस 1, 2 और 3 गेट का जो आउटपुट होगा वह कौन सा गेट होगा? मेरे हिसाब से सेम यह क्वेश्चन इस बार के आपके नीट में भी था। आप जानते हैं कि जब भी नॉर को या नैंड भी रहे उसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर ले तो वह आपको नॉट गेट हो जाता है। तो यह दोनों नॉट है और यहाँ पर आपको एक नॉर है। आंसर हमेशा यह एंड गेट आया करता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही है और आंसर एंड आएगा। आप देखना चाहें तो एक बार देख ले सकते हैं। यहाँ 0 डालिए तो नीचे भी 0 चूंकि शॉर्ट किया हुआ है, और यहाँ भी 0 ले लीजिए तो 0 के कारण यह और को दे दीजिए। तो 0 0 पे और 0 देता है, नॉर है या पूरा तो नॉट ही है। तो जब आप 0 देंगे तो इधर 1, यहाँ भी 0 देंगे 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया। अब यह 1 1 आप दे दीजिए पहले, और को 1 1 पे और 1 देता है, यह नॉर है तो 0 दे देगा। तो यहाँ आपने 0 0 लिया था, यहाँ 0 मिल गया। लॉजिक कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। तो आपने अभी देखा कि 0 0 यदि हम लोग ले रहे हैं तो आउटपुट भी 0 मिल रहा है। अब आप 1 0 ले लीजिए, जीरो जीरो के बाद 1 और 0 लीजिए तो यह तो नॉट है, 1 को 0 कर देगा और 0 को 1। तो यहाँ 0 और नीचे 1, 0 1 पहले और को दीजिए तो 1 मिलेगा, नॉर है तो 0 दे देगा। तो 0 1 लेने पे 0 मिल रहा है। 0 1 लेने पे 0 मिल रहा है। सिमेट्रिक फिगर है तो 1 0 पे भी 0 मिलेगा। और अंतिम आप दोनों जगह 1 लेकर के देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ 1 डालेंगे, नॉट इसको 0 करेगा, यहाँ 1 तो यहाँ 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 0 और को दीजिए 0 मिलेगा, नॉट है तो 1 दे देगा। तो 1 1 पे 1, 1 1 पे 1। और ऐसा ट्रूथ टेबल केवल और केवल एंड का होता है। जब दोनों हाई तब जाके आउटपुट हाई। तो यह पूरा जो सर्किट आपको दिख रहा था वह एंड का दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव इज नोन एज। मैसेज में यह कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। मैसेज सिग्नल के साथ यदि
आप कैरियर सिग्नल को ऐड कर लीजिए। मैसेज वाला का फ्रीक्वेंसी लो होगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई होता है, और यह पूरा प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। और यदि आप कभी मॉड्यूलेटेड वेव में से कैरियर अलग कर लीजिए और मैसेज सिग्नल अलग कर लीजिए, यह डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर अ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए। सपोज मैं हेलो बोल रहा हूँ और यह चीज़ पहुँचना है दिल्ली, तो मैं जो बोलने वाला हूँ उसे आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। तो सबसे पहला आपका इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए, और मैं बोलूँगा तो ट्रांसमीटर उसे ट्रांसमिट करेगा। तो इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद क्या होना चाहिए, ट्रांसमीटर, वह ट्रांसमिट करेगा या तो वायर के थ्रू और नहीं तो वायरलेस। तो वायर या वायरलेस दोनों को ही हम लोग चैनल बोलते हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन सोर्स आ जाएगा, फिर ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर देगा चैनल को, चैनल से ट्रांसमिट होकर के अपोजिट एंड का रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद दिल्ली में बैठे हुए आदमी को हम बोलेंगे यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन पास किया उसका यूजर। तो लास्ट में आपका डी आएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन सोर्स बी के बाद ट्रांसमीटर ई के बाद चैनल में जाएगा, चैनल के बाद रिसीवर ए, और फिर डी। ऑप्शन 2 टिक किया हुआ दिख रहा है और यह सही टिक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्किट एलिमेंट कैपिटल एक्स व्हेन कनेक्टेड टू पीक वोल्टेज 200 वोल्ट ऑफ पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। एक आपका सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट आप रजिस्टर को बोलते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर को बोलते हैं। क्लियर नहीं किया कि क्या है। और इसे पीक वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज, जिसे आप ई नोट से डिनोट करते हैं। ई नोट का वैल्यू 200 और पीक करंट आई नोट का वैल्यू 5 एम्पियर। और यहाँ पर जो करंट था विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पाई बाई 2 से। आप जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज, प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, और प्योरली इंडक्टिव में करंट लैग करता है पाई बाई 2 से। तो इसका मतलब यह सर्किट एलिमेंट एक्स आपका इंडक्टर रहा होगा। और सर्किट एलिमेंट वाई व्हेन कनेक्टेड टू सेम पीक वोल्टेज, अभी भी 200 वोल्ट दिया, सेम पीक करंट फ्लोज विच इज इन फेज विद द वोल्टेज। और अगली बार सेम करंट सेम वोल्टेज, लेकिन इस बार जो करंट है वह फेज में है वोल्टेज के साथ। सेम फेज होने का मतलब है प्योरली रेजिस्टिव होगा, तो वाई आपका रेजिस्टर हो गया और एक्स आपका इंडक्टर हो गया। नाउ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक्स और वाई मतलब इंडक्टर एल और वाई मीन्स आर, एल आर सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट हो गया विथ सेम पिक वोल्टेज। उस दोनों को आपने वोल्टेज अभी भी दिया 200 वोल्ट। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विल बी, सर्किट से आरएमएस करंट कितना होगा आई आरएमएस, वह निकालने को बोल रहा है। आप आई आरएमएस के लिए पहले तो आप देख लीजिए कि जब आपने प्योरली इंडक्टिव को दिया था 200 वोल्ट, तो करंट 5 एम्पियर, करंट जो होगा या पीक करंट आई नॉट इक्व टू ई नॉट बाई जेड, और आई नॉट 5 ई नॉट 200, और जेड पहली बार प्योरली इंडक्टिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव का इम्पीडेंस जेड का वैल्यू एक्सएल। अगली बार सेम पीक करंट 5 एम्पियर, ई नॉट के बदले 200 ही डाल लीजिए। और आपका अब जो जेड है वह प्योरली रेजिस्टिव के लिए आर। कैसे पता चला, तो बोला कि सेकेंड केस वाई के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। यहाँ से आपका एक्सएल का वैल्यू 200/5 और यहाँ से आर का भी वैल्यू 200/5। इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया कि एक्सएल आर के इक्वल है। लास्ट केस में आपने क्या किया कि 200 वोल्ट से ही एक एल को और एक आर को कनेक्ट कर लिया, पीक वोल्टेज एसी वाला का एम्पलीट्यूड 200 वोल्ट
यह एल और यह आर, और इस बार आपसे करंट का आरएमएस पूछा, तो पहले मैक्सिमम करंट निकाल लीजिए। मैक्सिमम करंट हर एसी सर्किट का एक ही फॉर्मूला, ई नॉट बाई जेड। हर सर्किट का जेड अलग अलग, तो ई नॉट इज अगेन 200, और जब जेड आप लिखेंगे तो एल आर का जेड होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सएल आर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का रूट हो जाएगा 200 बाई √2 आर। आर का वैल्यू आपका यहाँ से दिखेगा 200 बाई 5 मीन्स 40, तो आप इसे डालिएगा तो 200 बाई √2 इंटू 40, 40 से कैंसिल कीजिए तो 5, आई नॉट आ गया 5 बाई √2। और आपको निकालना है IRMS। IRMS होता है आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट 5 बाई √2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बाई 2 आना चाहिए। ऐसा चेक करें कि कोई ऑप्शन है या नहीं है। 5 बाई 2 बोले तो 2.5 एम्पियर ऑप्शन दे रखा है, तो आप वैल्यू टिक कीजिए 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वी शुड इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का हुआ करता है F0/FE। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और m होता है F0/FE। m को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्टिव के फोकस को इंक्रीज करेंगे या आईपीस के फोकस को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर है वी शुड इंक्रीज, इंक्रीज करना है किसका, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो IRMS लिख ले सकते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, आई नॉट ऑलरेडी था 5 बाई √2, अब बाई 1 बाई √2, दिस विल बी 5 बाई 2 बोले तो 2.5 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 बोले तो 3/2, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। जब भी रेडियस दे दे फोकस निकालना हो तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर आपका फोकल लेंथ पूछा है किसका, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स हो या प्लेनो कन्वेक्स, उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 20 और 40 या तो 1 नहीं तो 4 ऑप्शन होगा। निगेटिव में ऑप्शन आ नहीं सकता है। अब कैलकुलेट करके चेक कर ले कि क्या आ रहा है। ऊपर अपने पास स्पेस है, फोकस आपका दिया था, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव 3/2। लेंस मेकर यूज कीजिए, 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2। आप प्लेनो बना लीजिए, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स, 1/f निकालना है, म्यू इज 1.5 बोले तो 3/2 - 1 1/2, 1/r1। इसका रेडियस राइट साइड पॉजिटिव, तो आर 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में माइनस, या प्लेन स्ट्रेट वाला का रेडियस हमेशा इन्फिनिटी, तो 1/∞ वह 0 ही हो जाएगा। 20 × 2 40, एफ का वैल्यू प्लस में 40 आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए, अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। 1 मीटर हाइट दिया है लड़के का, और लड़का बोले तो ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है। मिरर है आपका कन्वेक्स, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, फोकल लेंथ एफ के इक्वल है। हाइट ऑफ द इमेज आपसे पूछ लिया, देख लेते हैं क्या होगा।
एक कन्वेक्स मिरर बना ले। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू एफ के इक्वल दे दिया है। यहाँ पर 1 मीटर का एक लड़का खड़ा है, तो इसको हम लड़का बना दे। आँख है और यह इसका मुंह है, और यह है 1 मीटर का मात्र। मिरर के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और लेंस में यही प्लस के बदले माइनस हो जाता है। 1/v भी नहीं पता है, इमेज कहाँ बनेगा? 1/u। ऑब्जेक्ट जो है वह मिरर के लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट साइड हम लोग हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं, और ऑब्जेक्ट बोला है कि फोकस के इक्वल है, तो यहाँ पर f न डाल करके -f, तो प्लस के बदले माइनस डालिए, f इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से जब आप 1/v निकालेंगे, 1/f उधर जा करके ऐड 1/f प्लस 1/f 2/f, 1/v इज 2/f, तो v इक्वल्स टू f/2। v जो होगा वह फोकस का आधा होगा। अब चूंकि हाइट दिया है, u आपको पता है, f और v भी पता चल गया, तो u v और हाइट को रिलेट करने के लिए मैग्निफिकेशन, और मिरर का मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h2/h1, और मिरर में फॉर्मूला में तो पॉजिटिव लेकिन मैग्निफिकेशन में नेगेटिव, तो -v/u। यहाँ से डालिए h2, इमेज का हाइट नहीं पता, ऑब्जेक्ट का हाइट h1 1 है और पॉजिटिव y की तरफ, तो प्लस में 1 लीजिए, -v इमेज f/2 अब बाई u इज -f, माइनस माइनस कैंसिल, f कैंसिल, तो h2 1/2 बोले तो 0.5 मीटर हाइट आपका इमेज का आ गया। ऐसा 0.5 या 1/2 जैसा ढूंढ लीजिए। 0.5 ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो 4 आप टिक कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लंबा चौड़ा कहानी सुना दिया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC का, और काम की बात, अरे बाबा हो न ठीक से, और काम की बात वो नीचे बोल रहा है, द फेज डिफरेंस Δ5 बिटवीन द सुपर पोजिंग वेव्स टू ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो S1 और S2 से वेव जाएगा P पे, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा पे, जहाँ भी आए, कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों का फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 × पाई। कंस्ट्रक्टिव का कभी फेज ना पूछ के पाथ पूछे तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव का पाथ n + ½ × लैम्डा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का फेज पूछा और मैंने बोला 2n पाई, कहीं भी नहीं दिख रहा है 2n p लिखा है, तो इसी को 2n पाई बोल ले। n आपका 0 से लेकर के 0 1 2, यहाँ भी 1 गैप कर रखा है, ऑप्शन आपका 2 ही इसका होगा, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट भी आपका YDSC ही है, और इस बार आपसे पूछा, इफ द टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I0 each have a randomly varying phase difference phi, the resultant intensity at the center of the screen will be। अब जो दोनों सोर्स का वेव पहुंच रहा है उसका इंटेंसिटी इंडिविजुअल का I0, और दोनों सेम साइज का होता है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम, इंटेंसिटी भी सेम, लेकिन उसका फेज जो है कांस्टेंट ना होकर कंटिन्यू वैरी करे। जब फेज का डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई या 2n पाई रहे तब तो कंस्ट्रक्टिव, पाई 3 पाई 5 पाई रहे तो डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज, और जब कंटिन्यू वैरी करे तो इसे आप बोलते हैं, जब भी दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस कंटिन्यू वैरी करे इसे आप बोलते हैं इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव। और कोहेरेंट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी इंडिविजुअल का 4 गुना होता है और इनकोहेरेंट के लिए 2 गुना। तो एक यदि I0 है तो फेज यदि वैरी करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2I0। NCERT में यह इनकोहेरेंट एडिशन में करके दिखाया हुआ है कि 2I0 कैसे आता है।
टॉपिक का नाम होगा इनकोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव। आप चाहें तो क्लियर हो गया तो सही, नहीं तो वहाँ पर डिटेल में थोड़ा देख ले सकते हैं। नेक्स्ट भी आपका YDS ही है। इस बार बोला कुछ, अभी नहीं बोला, बोलेगा आगे शायद। नहीं, हाँ बोल चुका है। In YDSE, interference pattern is obtained on the screen if one of the slits is closed, then दो में से यदि एक स्लिट को आप क्लोज कर देंगे तो जब दो स्लिट रहता है, पहला का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड ए, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आप ए निकालते हैं √A² + A² + 2AA cos⁡, जहाँ फाइव रहता है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। जब एक को क्लोज कर दीजिएगा तो एक ही एम्पलीट्यूड बचेगा, तो केवल रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ए आएगा और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड पहले से कम जा रहा है तो इंटेंसिटी भी कम जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और एम्पलीट्यूड कम गया तो इंटेंसिटी को कम ना होगा। इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीजेज, इंटेंसिटी तो डिक्रीज होगा, लेकिन यदि हम सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देखें तो आप फ्रिंज विड्थ बोलते हो, सेंट्रल हो या कोई भी, बीटा इक्वल्स टू λ∆D/d। यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, मिटेगा। बीटा इक्वल्स टू λ∆D/d। यह स्मॉल डी पहले से अब कम हो गया। पहले आपका दो स्लिट था अलग अलग, ऊपर एक नीचे एक, और एक ही स्लिट बचा, तो दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन डी है, अब वह d/2 हो जाएगा। बीटा होता है λ∆D/d, मतलब फ्रिंज बिट्स का स्मॉल डी से इन्वर्स रिलेशन, स्मॉल डी पहले से कम गया तो बीटा बढ़ जाएगा, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका 3 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है YDSE, द फ्रिंज विड्थ इज, बीटा का वैल्यू 0.4 mm, होल apparatus इज केप्ट इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 विदाउट चेंजिंग इट्स ज्योमेट्री, द न्यू फ्रिंज विड्थ इज, ज्योमेट्री चेंज नहीं किया, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी ही या कैपिटल डी ही, और केवल पानी में उठा के डाल दिया। NCERT में यह दे रखा है यह क्वेश्चन, और ऑफलाइन के बच्चों को करवाया भी था। फ्रिंज विड्थ यदि आपका बीटा है, एयर में होता है λ∆D/d, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो चेंज किया नहीं ज्योमेट्री, लेकिन वेवलेंथ जो है वह मीडियम चेंज होने पे चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज से आपका स्पीड चेंज होगा और वेवलेंथ सेम अमाउंट से चेंज होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है। और वाटर में डाल दिए हैं तो वाटर में जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वाटर, वह एयर वाला λ∆air डिवाइडेड बाय म्यू, तो यदि λ1/μ टाइम्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो बीटा भी 1/μ टाइम्स। पहले आपका 0.4 mm दे रखा है शायद, 0.4 mm, म्यू का वैल्यू दे दिया 4/3, तो अब जो नया बीटा होगा वह हो जाएगा 0.4 पहले था, अब नया बीटा इनिशियल का 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 4 बाई वाला 3 ऊपर ले लीजिए, कैंसिल करने पे 0.4/4 0.1 × 3 0.3 mm का आ जाएगा। 0.3 mm, ऑप्शन 3 दिख रहा है। नेक्स्ट आपका बता दिया है क्वेश्चन में कि आपके पास ऊपर और नीचे मैग्नेट है, या दो पैरेलल रेल है जिसका नाम रेल का ए और बी दिया, पी और क्यू एक रॉड है। मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, पूरा रॉड राइट की तरफ चलना शुरू कर दिया,
नहीं चला, चला 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू बोल दिया 0.5 मीन्स हाफ टेस्ला। रॉड का लेंथ PQ का लेंथ बता दिया 15 सेंटीमीटर। और इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वह दे दिया 180 मिली ओम। और आपसे पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी। अभी सर्किट ओपन है आपका। यह पूरा PQ रॉड यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड B में जिस रॉड का लेंथ L हो और V स्पीड से मूव करे, क्वेश्चन में बता चुका है कि B, V और L तीनों परपेंडिकुलर है। और मोशनल EMF के फॉर्मूला से भी B, V और L तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड EMF हमेशा हम लोग मोशनल EMF से निकालते हैं, E = BVL। P 0.5, V 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड और लेंथ 15 सेंटीमीटर से आप कैलकुलेट कीजिए। E = 100 भाई। BVL B दे रखा है 0.5 बोले तो हाफ टेस्ला। वेलोसिटी इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 का पावर -2 कीजिए। एंड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10 का पावर -2 सॉल्व कीजिए। तो यह 2 12 को कैंसिल करेगा 6 टाइम, 15 × 6 90, 90 के बदले 9 लिखा। और यह -2 -2 -4 और 90 का जो एक जीरो था वो इसको दे दीजिए। तो 9 × 10 का पावर -3 वोल्ट आपका EMF आ जाएगा। 9 × 10 का पावर -3 वोल्ट। ऑप्शन 2 आपका दिख रहा है 9 × 10 का पावर -3 वोल्ट। आपका क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे वापस से दिखा देते हैं, चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। और यह ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड व्हेन की इज क्लोज्ड। इसमें EMF आ गया। सर्किट अभी ओपन है, जैसे ही क्लोज कीजिएगा तो क्लोज पाथ में करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट आएगा तो वह करंट जब भी हम यह कंडक्टर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। और जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड B में डालते हैं तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर F = I वेक्टर L × वेक्टर B या मैग्नीट्यूड F = ILV sin थीटा। I कहाँ से निकालेंगे? तो अभी आपने वोल्टेज निकाला था 9 × 10 का पावर -3। I = V/R या E/R। R का वैल्यू दे रखा है मिली ओम में, तो करंट आ गया। और F = ILB, थीटा 90 डिग्री है तो I का वैल्यू आ जाएगा। L का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। B इज अगेन हाफ। सारे डाटा को याद करते हुए ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखना स्टार्ट कीजिए। जब आप फोर्स निकालेंगे तो करंट कैरिंग रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ILB sin थीटा, थीटा 90 है तो sin 90 को 1 कर ले। करंट आप निकालिएगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज दिख ही रहा है 9 × 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 180 मिली में है तो 10 का पावर -3। लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, 10 का पावर -2 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ। कैलकुलेट कीजिए। 9 से 20 टाइम्स और 5 से 3, 5 से 4, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 4 × 2 8, 3/8। 1 -3 से 1 -3 कैंसिल तो बचा 10 का पावर -2। 3/8 × 10 का पावर -2। 3 में 8 से डिवाइड करके दिखा दें, पॉइंट डालिए 0। 3 टाइम्स 24, 6 0, 7 टाइम्स 56, 4 0, 40 के लिए 5 तो 0.375 यह आया 0.375 इंटू 10 का पावर -2। पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो 3.75 10 का पावर -3।
3.75 10 का पावर -3 ना दे करके -2 दिया है, यह -3 होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने सही कैलकुलेट किया है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन 3.75 जैसा मिलता जुलता यही है, तो बेस्ट ऑप्शन आप 4 पे जाइए। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, -2 नहीं -3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द पावर रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड, बोले तो कितना है स्पीड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन की इज क्लोज। जैसे ही आप की क्लोज कीजिएगा, इस रॉड पर इसके वेलोसिटी के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, और यदि वह उतना ही वेलोसिटी से मूव करता रहा तो एक्सटर्नल एजेंट को उस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना होगा, और उस वर्क डन पर यूनिट टाइम से आप पावर निकालेंगे एक्सटर्नल का। और स्पीड दे रखा है, आपने फोर्स निकाला है, पावर का फॉर्मूला P=F.V आप यूज कर लीजिए। V 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिख ही रहा है। आपने अभी अभी फोर्स निकाला और यह आया था, पॉइंट छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन ले ले, 3/8 10 का पावर -2, तो पावर P=F.V, F के बदले 3/8 10 टू द पावर -2, V इज 12 सेंटीमीटर है पर सेकेंड, तो 10 का पावर -2, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 9/2, 9/2 बोले तो 4.5, 10 का पावर -4, जो कि एक माइनस यह पहले से गड़बड़ कर रखा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 4.5 10 का पावर -3 वाट, एक्चुअल वैल्यू होगा -4 वाट। 4.5 10 का पावर -4, ऑप्शन चेक कीजिए। 4.5 10 का पावर -3 दे रखा है, जो कि -4 होना चाहिए था। फिलहाल के लिए आप इस वन ऑप्शन को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द मैग्नेटिक, या तो हो चुका है, हो चुका है तो हम लोगों ने टिक किसे कर लिया। सॉरी, यह वोल्ट में है, अभी आपसे पावर पूछा है, वह क्वेश्चन आपका नीचे है जिसमें वाट में होना चाहिए पावर। यहाँ पे सॉरी, इस पावर वाला का पावर बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के कारण पावर यहाँ 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। पावर डिसिपेटेड एट हिज इन द क्लोज सर्किट, जब सर्किट को आप क्लोज करेंगे तो हीट के फॉर्म में कितना पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेट होना मतलब लॉस होना, और लॉस करवाता है रेजिस्टर, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का पावर लॉस या तो I²R नहीं तो V²/R हुआ करता है। और जब आप इस पावर लॉस, हम लोग इस पावर लॉस को पावर डिसिपेटेड एज हीट को ऊपर कैलकुलेट करें, इसके लिए आप फार्मूला यूज कर लीजिए I²/R या V² डिवाइडेड बाई R। आपने वोल्टेज निकाल ही लिया है, 9 × 10⁻³ था, तो आप V²/R से काम कर लो। EMF या वोल्टेज आपने निकाल लिया था, तो पावर निकालने के लिए V का जब स्क्वायर कीजिएगा डायरेक्ट कर दे तो 81 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज 180 मिली, बोले तो 10 का पावर -3, सॉरी V का स्क्वायर था तो 81 और 10 का पावर -3 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लीजिए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इधर ही कैंसिल कर लीजिए। 9 से 9 टाइम्स, 9 से 20 टाइम्स, यह आया 9/20, 10 का पावर -3, 9/2 को आप लिखिए 4.5 और यह 1 0 ऊपर भेजिए तो 10 का पावर -4 वाट। तो दोनों में पावर, एक्सटर्नल एजेंट का पावर और पावर डिसिपेटेड एज हीट, दोनों वैल्यू सेम आएगा, 4.5 10 का पावर -4,
यहाँ का भी पावर जो कि एफ डॉट वी से निकाले थे, और यहाँ का पावर डिसिपेटेड एज हीट, दोनों ही वैल्यू सेम आया करेगा। तो यहाँ पर पावर डिसिपेटेड एट हीट, यह 4 हो जाएगा ऑप्शन। इससे पहले वाला का 3 में 4.5 इंटू 10 का पावर -4 था। पावर का ऑर्डर गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। फिगर सोज वही कहानी है जो पिछले क्वेश्चन का है, और इस बार आपसे बोला द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग रॉड, या जो रॉड मूव कर रहा था PQ, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू द रेल्स। आप जानते हैं कि BVL में B, V और L तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तीनों में से कोई भी एक यदि इसे दूसरे के पैरेलल कर दे तो इसका इसका इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, तो जब आप तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वह वैल्यू हमेशा 0 आया करेगा। तो लास्ट का ऑप्शन आपको 0 दिख गया होगा। BVL में B, V और L तीनों ही होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। किसी एक को भी आप पैरेलल कर दीजिए तो उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0, और जैसे ही कंपोनेंट 0 तो आपका नेट EMF या मोशनल EMF 0। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, एक रॉड हो लेंथ L, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड को आप क्रॉस बोल लीजिए या डॉट बोल लीजिए। तो यह L और V परपेंडिकुलर दोनों बोर्ड के प्लेन में, B इस दोनों के ही परपेंडिकुलर, मीन्स B, V और L तीनों परपेंडिकुलर है। गलती से यदि आप लेंथ ऐसा ले लीजिए, वेलोसिटी ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड को इस रॉड के पैरेलल कर लीजिए या फिर वेलोसिटी के पैरेलल, दोनों ही केस में इसका कंपोनेंट इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 और मोशनल EMF 0 हो जाया करेगा। तो यही आपका CUET 2022 का सॉल्यूशन था।